तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ फाइनली उस जगह से निकलकर वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। यहाँ पर आते साथ ही शी हाओ का लफड़ा वहां के गार्डियन से हो जाता है, जो बेवजह शी हाओ पर फालतू के चार्जेस लगाते हुए उसे बस किसी तरीके से जान से मारने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से तो शी हाओ भी उससे फाइट करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ओल्ड मैन आकर शी हाओ को बचा लेते हैं और वो उसे एक दूसरे एल्डर के पास लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर शी हाओ उस एल्डर को बताता है कि आखिर वो कहाँ चला गया था, जिसके बाद वो एल्डर शी हाओ से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे इस थंडर आर्मर के सारी कमियों को दूर करके तुम्हारे ऊपर से एक बहुत ही बड़ा बर्डन हटा दूंगा अब आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो एल्डर अपने एक साथी के साथ वहां पर एक एंशिएंट रिचुअल को स्टार्ट कर देता है, जिसके सेंटर में हम शी हाओ को थंडर एम्परर के उस आर्मर को पहने हुए बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग वहां पर किसी तरह के स्पेल को कास्ट करते हुए एक क्रिएचर को बहुत डीपली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे शी हाओ को पेन भी होता है, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ को उसी एंशिएंट वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत से सीन्स उसकी आंखों के सामने आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा धुंधले होते हैं, जहां पर एक टाइप की वॉर चल रही होती है, जिसमें कि शी हाओ पर बहुत से अटैक कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिचुअल की वजह से शी हाओ के पीछे एक 3 आई बीस्ट की पावरफुल सी सोल भी आ जाती है, जिन्हें कि इन लोगों ने फॉर्मेशन में जकड़ा हुआ था। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ जो ग्लिप्स अपनी नजरों के सामने देख रहा था, उसमें वही जायंट सोल की बॉडी होती है, जिस पर कि ये लोग बार बार और लगातार अटैक कर रहे होते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी सी सॉर्ड भी उसे हिट हो जाती है, जिससे हम देखते हैं कि शी हाओ को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और इसी दौरान वो एल्डर वहां पर एक स्क्रोल को ओपन करता है। इसके बाद पास खड़े जो सारे लोग थे वो भी सेम चीज को फॉलो करते हुए अपने ब्लड का एक कतरा उस पर लगा देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि वो जो स्क्रोल था वो सारा ब्लड उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वो एक पावरफुल से फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि उस थंडर एम्परर के आर्मर को पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है। साथ ही उससे जुड़ा हुआ जो जाइंट सोल थी वो भी यहाँ पर गायब हो जाता है। इसी के साथ फाइनली हम देखते हैं कि थंडर एम्परर के उस आर्मर को यहाँ पे इन लोगों ने फाइनली रिफाइन कर दिया था, जो कि अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी हो चुका है। जिसके बाद वो एल्डर शी हाउ को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ। जो है कहते साथ ही वो एल्डर वहां पे एक ऐसे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जो कि 9 हेवन और 10 अर्थ को कनेक्ट करता है, जो देकर शी हाउ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो उन्हें ग्रीट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन शी हाउ को सीधा एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म स्पिरिचुअल रियल में टेलीपोर्ट कर देता है, एक ऐसी जगह जहां पे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिच है। इसी दौरान हम वहां पे काफी सारे डिसाइपल्स को देखते हैं, जो कि एक ही जगह पे थक हार कर बैठ चुके हैं। साथ ही हमें एक ओल्ड मैन को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बैठ के कॉइन्स को हाथों में लेके कुछ रीड करने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पे शी हाउ आ जाता है और वो आते साथ ही उस ओल्ड मैन से कहता है कि सीनियर, क्या आप बता सकते हैं कि क्या ये तियानशेन एकेडमी है? जिसपे हम देखते हैं कि वहां मौजूद एक डिसाइपल कहने लगता है कि आखिर ये तियानशेन एकेडमी क्या है और ये कब स्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि मैंने तो बस आज तक इमॉर्टल कोर्ट और हेवनली कोर्ट के बारे में ही सुना है, तो भला ये तियानशेन एकेडमी क्या चीज है? इसी दौरान वो ओल्ड मैन शी हाउ के पास आके उससे अच्छे से एग्जामिन करते हुए कहने लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नजर आते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम सभी यहाँ पे आकर अटक गए हैं और हमें वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए तो ये जगह एक केज की तरह है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो। जिसपे शी हाउ सोचने लगता है कि आखिर मैं किस जगह पे आ गया हूँ और यहाँ मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पास खड़ा एक बंदा शी हाउ से कहने लगता है कि इसकी बात मत सुनो और ये बस हमें भटका रहा है। जिसपे शी हाउ कहने लगता है कि मेरे पास बातचीत करने के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा। जिसपे वो ओल्ड मैन उसे कहने लगता है कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म को दोबारा से रीबिल्ड करना होगा और अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। जो सुनकर तो शी हाउ सीधा जाकर वहां मौजूद उस जगह के सेंटर में बैठ जाता है और फिर वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वो एक के बाद एक फॉर्मेशन को ओपन करता है और फिर वो वहां मौजूद वहां की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके उसे समझना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर की मदद से आसपास के स्टोन्स को कलेक्ट करके उस जगह के टूटे हुए पार्ट को दोबारा से रिबिल्ड कर देता है, जो देखकर आसपास के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या आज सच में हम लोग इस जगह से निकल पाएंगे। इसी दौरान हम शी हाउ को देखते हैं, जहां पर जैसे ही उसने इस टूटे हुए हिस्से को दोबारा से रिबिल्ड कर दिया था, तो वहां का एटमॉस्फेयर भी चेंज होने लगा है और फिर शी हाउ वहां की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अब्सॉर्ब करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही शी हाउ अपनी आंखें खोलता है कि तभी उसके ऊपर हवा में स्पेस क्रैक होने लगते हैं, फटने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि
नीचे की जमीन अचानक से टूटना शुरू कर देती है और फिर शी हाओ जिसके अंदर गिरता चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि असल में ये जगह हेवनली दाओ एग्जीक्यूशन स्टेज होती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत से बड़े बड़े हाथ शी हाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन शी हाओ उसी लोटस पोज में उस खाई की गहराई में गिरता हुआ चला जाता है जहां पर नीचे बहुत सा लावा होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ पर बहुत सारे फायर अटैक भी होते हैं, जिसे डोज करते हुए शी हाओ तेजी से उस लावा की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ही शी हाओ उस लावा के अंदर जा गिरता है, जहां पर जैसे ही वो इस लावा के अंदर गिरता है बाहर की तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। उस ओल्ड मैन को भी शी हाओ की बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शी हाओ उस लावा को फाड़ते हुए एक शील्ड से बाहर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि फ्लावर ऑफ द ग्रेट दाओ की ही टेक्निक होती है, जिसने कि शी हाओ को यहाँ पर बचा लिया था। जिसके बाद वो फ्लावर यहाँ पर शी हाओ को हवा में बाहर की तरफ ले आती है, जिसके बाद जैसे ही वो फ्लावर ब्लूम करता है उसके अंदर से हमें शी हाओ को दिखाया जाता है। यहाँ मौजूद सभी लोग शी हाओ को इस लेवल तक देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि आखिर वो इसे कैसे अचीव कर सकता है, क्योंकि वो तो अभी तक हेवनली मिरर तक भी नहीं पहुंचा है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ को ऐसा देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि बुद्ध की वो फ्लावर स्वॉर्ड है। यहाँ पर शी हाओ उस ओल्ड मैन से कहने लगता है कि ओल्ड मैन, मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको ब्लेम किया, आपने सही कहा था, ये सच में एक अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शी हाओ के पीछे एक पोर्टल भी ओपन हो जाता है, जिसके बाद शी हाओ सभी से कहने लगता है कि घर जाने का वक्त आ गया है, जिसे भी मेरे साथ यहाँ से निकलना है वो मुझे फॉलो करे। सुने साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उस पोर्टल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर एंड में शी हाओ भी उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग उस पोर्टल के जरिए से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे आते ही वो ओल्ड मैन और पास खड़ा एक वॉरियर उसका शुक्रिया अदा करते हैं, जहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मैं चेन फैमिली से हूँ और अगर फ्यूचर में मेरे सेवियर को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो चेन फैमिली आपका हमेशा साथ देगी। इसी दौरान वो बंदा शी हाओ से उसका नाम पूछता है, जिसपे शी हाओ अपना नाम होंग बताता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी इतनी बुरी डकार मारता है कि चारों तरफ बदबू फैल जाती है। इसके बाद हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि ये 3008 का एक वेस्टरलैंड है, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये अपना मुंह खोलता है यहाँ पे बहुत बुरी स्मेल छा जाती है, जिसपे एक बंदा वहाँ पे कहता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसपे वो ड्रंक बाज अपनी साके की बोतल को हिलाते हुए कहने लगता है कि मैं इस सिटी का गवर्नर हूँ और मैं तुम सब की हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम लोगों ने मेरी परमिशन के बिना यहाँ का जो टेलीपोर्टेशन एरिया है उसे ओपन कर लिया। ये कहते साथ ही वो अपने साके को एक पावरफुल नीडल में चेंज करते हुए एक अटैक को रेडी करता है उन सभी पे अटैक करने के लिए। यहाँ पे वो सभी लोग ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो गवर्नर आगे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत की तो दाद देनी होगी कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर इस टेलीपोर्टेशन एरिया को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि मेरे सामने युआन फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हुआन मौजूद है, जो कि अपने जमाने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि पास खड़े बाकी दो लोगों में से भी एक को याद आ जाता है कि आखिर ये कौन है और फिर वो भी कहने लगता है कि हाँ सही कहा, और इसकी पावर इस हद तक स्ट्रांग है कि ये जाने माने सेक्ट के किसी टॉप एल्डर को भी चुनौती दे सकता है और जिसे कि एक हाफ स्टेप सुप्रीम भी कहा जाता है और जो कि इस टेलीपोर्टेशन एरिया का शायद गार्डियन है। इसी के साथ हम देखते हैं कि युआन किंग वहां पे लेटे लेटे साके को पी रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो शी हाओ पर बहुत ही इंटेंस अमाउंट में प्रेशर डालना शुरू कर देता है। साथ ही उसके साथ जितने भी लोग थे वो उन पर भी प्रेशर डाल रहा होता है। यहाँ पे हम शी हाओ को देखते हैं जिसे कि यकीन हो गया था कि उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो कोई मामूली इंसान तो नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जगह पर टेलीपोर्ट कैसे हो गया और इसका इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन से मिलने के पीछे का मतलब क्या है। क्यों मैं जब भी त्यानशन एकेडमी की तरफ जाता हूँ तो मेरा सामना किसी गार्डियन से ही हो जाता है। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो उसी गार्डियन को याद करने लगता है जिसने की शी हाओ पर बिना वजह के चार्जेस लगाकर उसे डेथ सेंटेंस की सजा सुनाई थी। जिसके बाद शी हाओ अपने मन में कहने लगता है कि कोई नहीं चाहता कि मैं त्यानशन एकेडमी में पहुंचूं। कोई है जो बार बार मेरे रास्ते में आकर मुझे यहाँ से दूर रखना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ फिलहाल के लिए कोई भी बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उस गार्डियन से पूछने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस टेलीपोर्टेशन एरिया को शुरू करने के लिए आप क्या चार्ज करोगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर है तो जरूर इसका कोई ना कोई इस्तेमाल तो करता ही होगा। तो मैं जानना
चाहता हूँ कि अगर हमने इसका यूज किया है तो हमें इसके बदले में आपको क्या देना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि युआन किंग उससे कहने लगता है कि इस टेलीपोर्टेशन एरिया को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें बहुत सी रेयर ट्रेजर्स को देना होगा। तुम्हें तो अब रेयर स्टोन्स को देकर ही इसकी भरपाई करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को यहाँ पर युआन किंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शीहाओ के आगे आते हुए कहता है कि बच्चे तुम दूर रहो, क्योंकि ये तो सरासर नाइंसाफी है। यहाँ पर हम गलती से टेलीपोर्ट हो गए हैं, लेकिन हम फिर भी इसकी भरपाई करने को तैयार हैं, पर इसने जो मांगा है वो बहुत ज्यादा है। जिस पर हम देखते हैं कि पास खड़ा वो दूसरा वॉरियर कहता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा और ये मत सोचना कि हम अकेले हैं। मेरे पास भी बहुत से लोग हैं जो कि जाने माने सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं। साथ ही वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, तुम्हें भी हमसे थोड़ा डर के रहना चाहिए। यहाँ पे ये सुनना ही था कि हम देखते हैं कि युआन किंग उन लोगों से कहने लगता है कि आखिर आप लोग होते कौन हो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मैं जो मर्जी कर सकता हूँ और जो मर्जी डिमांड कर सकता हूँ। आखिर तुम लोग होते कौन हो मेरी एक्शन के लिए एक्सप्लेनेशन मांगने वाले। लेकिन पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ तो मुझे कौन रोकेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि युआन किंग ये कहते साथ ही अपने उसी साके को शार्प करते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ उसके कल्टीवेशन को स्कैन करने के बाद कहने लगता है कि मैं इजीली इसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ, तो क्या मुझे एडवांटेज लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ आगे आते हुए कहने लगता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हारा सामना मुझसे होगा। जिसपे हम देखते हैं कि युआन किंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम मेरा सामना करोगे, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो तुम साफ साफ भी कह सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहां पे सभी लोगों को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करते हुए कहता है कि चलो फिर हमारी लड़ाई किसी और जगह पे होनी चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन और बाकी के लोग वहां से बहुत दूर जाने लगते हैं। इसी दौरान हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जाते हुए कहने लगता है कि ये तो सरासर गलत बात है, लेकिन पिछले 10 सालों से युआन किंग ऐसा ही करता हुआ आ रहा है। वो किसी भी फॉरेनर्स को ना तो इस टेलीपोर्टेशन एरिया के थ्रू आने देता है, ना ही यहाँ से किसी को जाने दे रहा है। मुझे डर है कि वो इस बार शी हाओ के साथ कुछ गलत ना करें, लेकिन हम फिर भी हार नहीं मान सकते। हमें चारों तरफ फैलकर अपने लिए मदद जुटानी होगी। जिसके बाद वो ताई चू माइन के बारे में बात करता है और कहने लगता है कि ये जगह इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है जो कि हजारों सालों से एग्जिस्ट करती आ रही है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें कि इनके लोगों और इनकी जगह के बारे में पता है। साथ ही वो ये भी बताने लगता है कि ये लोग इस हद तक पावरफुल हैं कि इन्होंने एंशिएंट टाइम से ही कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। कोई भी इन्हें रोक नहीं पा रहा था और जिसने भी इन्हें रोकने की कोशिश की वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन हम फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय हेल्प मांगने के। जिसके बाद अब अगले सीन में हमें हेवन रिकॉर्ड एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रैबिट गर्ल, वो मोटा लड़का और वो ड्रैगन गर्ल और बाकी सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर ये तीनों भी शी हाओ के आने का ही वेट कर रहे होते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो रैबिट गर्ल कहने लगती है कि शी हाओ आखिर तुम कहाँ पर हो, तुम्हें वापस आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ की बेल बजना शुरू हो जाती है, जिसे सुनने के बाद वो मोटा लड़का यहाँ पर रैबिट गर्ल, ड्रैगन गर्ल और बाकी सबको चलने के लिए कहता है। जिसके अब अगले सीन में हमें एंशिएंट प्राइमोर्डियल स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत से लोग एक जगह पर जा रहे होते हैं। इसी दौरान हम शी हाओ को भी उन्हीं लोगों के बीच में देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ देर के लिए इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकता। इसी दौरान हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से कहने लगता है कि तुम्हारा इस एंशिएंट माइन क्लैन में स्वागत है। इसी दौरान हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम वांग हुई है जो कि एंशिएंट माइन का हेड है। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि तुम लोगों ने कोई ना कोई जुर्म जरूर किया है, लेकिन आज मेरा दिल बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं तुम सभी को एक और मौका देकर तुम सभी की गलतियों को माफ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इस माइन के डीप में जाओ और जाकर इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर लो, लेकिन याद रखना कि तुम में से जो भी इस काम में कामयाब हो जाएगा वो हम में से ही एक कहलाएगा। यहाँ पर शी हाओ ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि तभी हम देखते हैं दो लोग आपस में बात करते हैं, जिनमें से एक कहने लगता है कि ये तो असल में माफी के नाम पर हमारी जिंदगी का यूज करना चाहता है, क्योंकि मैंने सुना था कि जो लीडर था वो डीप में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो वहां से आज तक वापस नहीं लौट पाया। ये लोग तो बस अपने एंशिएंट माइन क्लैन के लिए हमें यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग डर रहे होते हैं कि तभी शी हाओ आगे आते हुए कहने लगता है कि मैं इस काम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं जाना चाहता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि वो एल्डर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि लगता है कि तुम में बहुत ज्यादा दम है, और फिर वो एक स्पिरिट स्टोन को उसकी तरफ थ्रो करता है जिससे कि वो शी हाओ की कल्टीवेशन को चेक कर सके, और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फॉर्मेशन को उसके ऊपर लगा देता है। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं शी हाओ उस माइन के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वो वॉइस उसे बताती है कि मेरे जो एल्डर है वांगशी, वो ऑलरेडी तियान शेन एकेडमी के एक डिसाइपल है, इसके लिए हमें हेल्प की भी जरूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ के आसपास वो 3 इमॉर्टल ओरा उसे प्रोटेक्ट
करने के लिए उसके चारों तरफ ही घूम रहा था। जिसके बाद वो ओल्ड मैन की वॉइस उसे आगे बताती है कि जब एंशिएंट माइंड के अंदर लाइफ को पाया गया तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि ये हेवन एंड अर्थ के डेस्टिनी को भी बदल सकती थी। साथ ही जो तुम्हारी फेरी स्पिरिट है वो यहाँ एंशिएंट माइंड में पाई जाने वाली फेरी ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ की वो जो 3 इमोर्टल स्पिरिट थी वो वहां पर चट्टानों में बने हुए कुछ मार्क्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देती है, जिससे वो मार्क्स भी ग्लो करने लगते हैं। इसी दौरान वो वॉइस उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रेजर को तैयार करके रखा है और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें एक अच्छा स्टार्ट देगी। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि शी हाओ खुद को एक बहुत ही गहराई में बहुत ही तेजी के साथ गिरता हुआ पाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर लैंड करता है वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उस चीज को ढूंढना होगा वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी दौरान उसके सामने एक ओल्ड मैन होता है जो अचानक से शी हाओ पर अटैक करके उसे एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा भी कहा जाता है। जिसके बाद जैसे ही शी हाओ यहाँ पर पहुंचता है तो वो उस जगह को देखकर कहने लगता है कि यहाँ से निकलना किसी आम इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि ये जगह किसी कैद से कम नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते शी हाओ उसके डीप तक चला जाता है, जहाँ एक जगह पर उसका सामना एक जाइंट स्पाइडर से हो जाता है जो कि आते साथ ही शी हाओ पर अटैक कर देता है, जिससे शी हाओ डोज करने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर जाकर गिरता है और हम देखते हैं कि शी हाओ बुरी तरीके से इंजर्ड भी हो जाता है, इवन कि उसके मुंह से खून तक निकल आता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शी हाओ की पावर को अभी इन लोगों ने सील कर दिया है, तो इसीलिए वो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर पा रहा। जिसके अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसके सामने एक पोंड यानी एक नेक्टर का लेक होता है जो कि एलिक्सर ऑफ लाइफ है। यहाँ पर शी हाओ भी कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर ये जगह कौन सी है कि तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है जो कि किसी ब्रांच टाइप की लग रही थी, लेकिन में हम देखते हैं कि वो ब्रांच असल में एक इमॉर्टल बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एक किलन बीस्ट की तरह लग रहा था, जो शी हाओ को देखते साथ ही उस पानी में से जंप करके बाहर आ जाती है और फिर वो शी हाओ से दूर दौड़ने लगता है, जो देखकर हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस काम में नाकाम हो जाता है और वो बीस्ट वहां से चला जाता है। जिस पर शी हाओ कहता है कि आखिर अभी अभी मैंने क्या देखा, एक इमॉर्टल बीस्ट, वो भी एक ऐसी जगह पर। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शी हाओ उस लेक के पास आकर अपना हाथ उसमें डुबोता है, जहां पर शी हाओ जैसे ही अपना हाथ उस लेक में डुबोता है तो वो पाता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शी हाओ वहां पे एक बैरियर को लगा देता है उस पुल के सराउंडिंग में, ताकि कोई भी बीस्ट वहां पर उस पर अटैक ना कर दे। जिसके बाद शी हाओ जंप करके सेंटर में बनी एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेट करते हुए उस जगह की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करने में लग जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली गॉड एकेडमी के वो 2 महीने से लापता है और हमारे थर्ड एल्डर उसके लिए लगातार सर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी अब तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और अब तो मुझे ये लगता है कि शायद वो जिंदा भी नहीं होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें युआन किंग को दिखाया जाता है, जहां पर हेवनली गॉड एकेडमी का ही एक डिसाइपल आकर उसे इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि युआन किंग आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही अब वू लिंग पियान की बॉडी उस डिजास्टर में से फ्री हो चुकी है। आपने उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया। जिस पर वो कहने लगता है कि इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पर मेरे इलाके में ट्रबल करने की कोशिश करेगा उसका यही अंजाम होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जेसिका को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक जगह पर लेट कर सोच रही होती है कि इस बार शी हाओ बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, तो भला उसे इतनी बड़ी मुश्किल में देकर मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही। यहाँ पर वो इन्हीं सब ख्यालों में होती है कि तभी उसके पीछे से किंग ये यानी उसकी सेकंड बॉडी भी आ जाती है और वो आते साथ ही कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ मर्ज होना चाहती हूँ ताकि मैं उसके लिए बदला ले सकूं। यहाँ पर ये सुनते ही जेसिका अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने का नाटक करते हुए उसके आगे आ जाती है और कहने लगती है कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन तुम और मैं हमारे जनरेशन के सबसे पावरफुल रूलर बन चुके हैं, तो इसीलिए मर्ज होना है या नहीं यह डिसाइड तुम अकेले नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें उससे जुड़े सारे बेकार के ऑब्सेशंस को खत्म करना होगा, यानी वो शी हाओ के लिए जो भी फीलिंग रखती हैं उन सभी को खत्म करना होगा। और यहाँ पर वो साफ इनकार करते हुए जेसिका वहां से चली जाती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रैबिट गर्ल और उसके दोस्तों को यहाँ पर मून स्पिरिट और कैंगमिंग आकर चिढ़ाते हुए कहने लगते हैं कि क्या हुआ, वो अभी तक नहीं आया, मुझे तो लगता है कि वो एंशिएंट टाइम में सोल बनकर रह गया होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो गोल्डन किलिन वहां पर आते साथ ही उस मून स्पिरिट को पीछे से धक्का दे देता है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगी है कि लगता है कि तुम लोगों की अकड़ ठिकाने लगानी होगी। लेकिन तभी वहां पर शी हाओ का बड़ा भाई भी आ जाता है और इन सभी को रोक देता है और कहने लगता है कि बिना वजह के आपस में फाइट करना बंद करो। इसी दौरान वहां पर एक और वॉरियर आ जाता है और आते साथ ही शी हाओ के बारे में बकवास करना शुरू कर देता है, जो देखकर शी हाओ के ब्रदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर हम देखते
देखते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर थर्ड एल्डर आते, साथ ही कहने लगता है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि मैं तुम सभी को एक इंपॉर्टेंट बात बताने आया तो। और फिर वो बताने लगता है कि कल से तुम लोग भी अगर चाहो तो उसी ताइचू माइन में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर उस एंशिएंट माइन का नाम सुनते साथ ही वो मून स्पिरिट कहने लगती है कि आखिर इतनी डेंजरस जगह पर कौन जाना चाहेगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर वो ये सारी बात कह रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन किलिन दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा उसके ऊपर आ रहा था। इसी दौरान वो मोटा लड़का आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा है कि शिहाओ, मेरे भाई, तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना ही होगा। जिसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।